कि 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए सरकार के वक्त इतने घोटाले हुए कि उन घोटालों के नाम पर सारी ABCD ही खत्म हो गई। अंग्रेजी का शायद ही ऐसा कोई अल्फाबेट हो जिस पर यूपीए के टाइम पर घोटाला ना हुआ हो। ए से आदर्श घोटाला, एंट्रिक्स घोटाला हुआ, सी से CWG घोटाला, कोल स्कैम, कैश फॉर वोट स्कैम, चॉपर घोटाला और एस से सत्यम घोटाला हुआ, टी से 2G घोटाला हुआ। कुल मिलाकर उन 10 सालों में इतने घोटाले हुए कि अंग्रेजी वर्णमाला के सारे अक्षर कांग्रेस ने 2-2 बार खर्च कर डाले। ऑक्सफोर्ड वाले कांग्रेस के घोटालों को नाम देने के लिए अंग्रेजी भाषा में कुछ नए अक्षर जोड़ने पर विचार तक करने लगे। हैरानी नहीं है कि आज भी जब उन घोटालों का जिक्र आता है तो लोग कहते हैं कि यूपीए के टाइम ये हुआ। बीजेपी ताने मारती है कि यूपीए के टाइम इतने घोटाले हुए, इतने घोटाले हुए। इन्हीं घोटालों की वजह से यूपीए नाम घोटालों का सिनोनिम यानी पर्यायवाची बन गया और यूपीए शब्द मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम हो गया। और जैसा कि हर धंधे में होता है, अगर कोई दुकान या बिजनेस एक नाम से पिट जाए या बदनाम हो जाए तो उसके मालिक लोग दोबारा अगर मार्केट में उतरना चाहें तो सबसे पहले क्या करते हैं? नाम बदलते हैं। वो खुद की नए सिरे से ब्रांडिंग करना चाहते हैं क्योंकि पुराने नाम के साथ उनकी इमेज जुड़ी होती है, उस इमेज के साथ उस कंपनी की करतूतों की लंबी लिस्ट जुड़ी होती है। ठीक इसी वजह से कांग्रेस की लीडरशिप वाले अलायंस ने जब ये तय किया कि इस बार सभी पार्टियां मिलकर बीजेपी को टक्कर देंगी, एंटी बीजेपी वोट बंटने नहीं देंगी, तो उन्हें इस बात का भी अच्छे से एहसास था कि उन्हें अपनी रीब्रांडिंग करनी होगी। और रीब्रांडिंग की इस एक्सरसाइज में सबसे पहले आता है नाम। ये बड़ी अच्छी बात है। तो जब ये तय हो गया कि ये सब लोग यूपीए नाम के साथ तो अब दोबारा मुंह दिखाने जनता के सामने नहीं जा सकते, तभी कांग्रेस और उसके साथी यूपीए के लिए नया नाम ढूंढने में लग गए। और जैसे कि घरों में बच्चा पैदा होने पर होता है, हर कोई दोस्त रिश्तेदारों से बच्चे के नाम का सजेशन मांगने लगता है, नाम के लिए बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप तक बना लिए जाते हैं, बच्चों का नाम बताने वाली वेबसाइटें खंगाल ली जाती हैं। इसी तरह यूपीए के सभी साथी भी अपनी अपनी तरफ से नए नाम बताने लगे। वामपंथियों ने कहा कि इसका नाम वी फॉर इंडिया रख दो, किसी ने कहा इसका नाम सेव इंडिया अलायंस रख दो, नीतीश बाबू का कहना था कि इसका नाम इंडिया मेन अलायंस रख दो। और इसके अलावा नए नाम के सुझाव की कुछ और पर्चियां भी खोली गई और आखिर में डिसाइड हुआ कि इस नए अलायंस का नाम INDIA इंडिया होगा, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। और जैसे ही ये नाम सोशल मीडिया पर आया तो भैया बवाल मच गया। बीजेपी सपोर्टर्स का ये नाम, उन लोग को ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं आया और कांग्रेसी ये नाम सुनकर खुशी से गिद्दा डालने लगे। एक बार जब ये खबर फैली कि लोगों को इंडिया नाम अच्छा लग रहा है तो इसी इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियों में इसका क्रेडिट लेने के लिए मारामारी मच गई। टीएमसी ने कहा कि ये इंडिया नाम दीदी का आइडिया है। आपने, आम आदमी पार्टी ने कहा कि इतना शानदार नाम ब्रह्मांड के सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के अलावा कोई सोच ही नहीं सकता। और कांग्रेसियों का कहना था कि इंडिया नाम राहुल बाबा की विलक्षण बुद्धि की उपज है। मजा आया। कुल मिलाकर नए नाम के क्रेडिट को लेकर इतना रायता फैला कि लोग सवाल करने लगे कि ये लोग नाम का क्रेडिट लेने के लिए इतने उतावले हो रहे हैं। अगर कल को अलायंस चुनाव जीत गया तो फिर उसका क्रेडिट लेने के लिए तो गैंगवार छिड़ जाएगी। वे अलायंस का नाम इंडिया रखते ही देश भर में इस पर बहस छिड़ गई। बहुत सारे लोगों का मानना है कि किसी भी पॉलिटिकल अलायंस को देश के नाम पर अपने अलायंस का नाम नहीं रखना चाहिए। यहां तक कि खुद बिहार के मुख्यमंत्री का भी मानना है, जो कि इस अलायंस के मास्टरमाइंड है, कि भैया देश के नाम पर अलायंस का नाम नहीं रखना चाहिए। मगर हमें लगता है कि इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो बात ठीक है कि हाँ भाई, पॉलिटिकल अलायंस को कंट्री के नाम पर अपना नाम नहीं रखना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि देश राजनीति से बहुत बड़ा होता है। जिस वक्त आप देश के नाम पर अपने गठबंधन का नाम रखते हैं, उसी वक्त आप उसे दूसरे गठबंधन के खिलाफ खड़ा भी कर देते हैं और अब चुनाव में हार जीत भी होती है। फर्ज कीजिए कि अगर यही इंडिया कल को इलेक्शन हारता है या रुझानों में पीछे चलता है तो हर बार यही लिखा आएगा टीवी पर और बोला जाएगा कि एनडीए ने इंडिया को हरा दिया या एनडीए इंडिया से पीछे चल रहा है। प्री पोल सर्वे से लेकर इलेक्शन रिजल्ट तक यही बातें बार बार दोहराई जाएंगी। एक वक्त के लिए राजनीति अगर साइड में रख दीजिए और खुद से ये पूछिए कि क्या आप किसी भी सूरत में टीवी पर ये लाइन सुनना चाहेंगे कि इंडिया हार गया, इंडिया पीछे चल रहा है? क्या आप अखबारों में हेडलाइन पढ़ना चाहेंगे कि इंडिया की हार हो गई? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। भले ही हमें क्यों ना ये पता हो कि एक पॉलिटिकल अलायंस है, फिर भी हम इंडिया हार गई या हार सकती है ऐसा कुछ हम नहीं सुनना चाहेंगे। इसके अलायंस में केजरीवाल से लेकर नीतीश कुमार और ममता दीदी से लेकर अखिलेश यादव और शरद पवार जैसे बड़े बड़े नेता हैं। कांग्रेस जैसी इतनी पुरानी पार्टी है, मगर सवाल ये है कि ये लोग आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे? मसलन जब पंजाब या दिल्ली में चुनाव लड़ने की बात आएगी तो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में कैसे लड़ेंगे? पंजाब में आम आदमी पार्टी की मेन टक्कर तो कांग्रेस से ही है। उसी तरह दिल्ली में भी कांग्रेस को हराकर ही केजरीवाल जी ने पहली बार सरकार बनाई थी। आज यही आम आदमी पार्टी गोवा से लेकर गुजरात और उत्तराखंड जैसे राज्यों में कांग्रेस के वोट खाकर ही तो आगे बढ़ी है। ऐसे इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी कैसे एक साथ चुनाव लड़ पाएंगे?
उसी तरह जो कांग्रेस और टीएमसी इस इंडिया अलायंस में तो साथ हैं, लेकिन यही कांग्रेस लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर बंगाल में टीएमसी के खिलाफ लड़ती है। और जो मजे की बात है कि भैया जो कांग्रेस लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर बंगाल में टीएमसी के खिलाफ लड़ती है, वही कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां केरल में एक दूसरे की कट्टर दुश्मन है? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। वेल, ये तो हमने 2-4 राज्यों की बात की है। ऐसी प्रॉब्लम इस अलायंस के साथ लगभग हर स्टेट में आ सकती है। और बड़ी बात यह है, ध्यान से सुनिएगा, कि पॉलिटिक्स में जहां एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के टाइम टिकट बांटते वक्त अपनी ही पार्टी के अंदर की बगावत को नहीं संभाल पाती, अपने ही नेताओं की लड़ाइयां नहीं निपटा पाती, ऐसे में इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टियां जब मिलकर इंडिया अलायंस में इलेक्शन लड़ेंगी तो फिर कितना रायता फैलेगा और कितना बवाल होगा, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। टीएमसी वालों का माने तो भैया ममता दीदी से ज्यादा योग्य कोई है ही नहीं, और केजरीवाल जी तो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम से खुद को पीएम पद का दावेदार मान रहे हैं। बात तो सही है। कांग्रेसियों का मानना है कि राहुल जी का तो जन्म ही इस पावन भूमि पर पीएम बनने के लिए हुआ है, और इन सब के बीच नीतीश बाबू भी हैं, जो गठबंधन की दूसरी मीटिंग में ही बोला जा रहा नाराज हो गए। जिन नीतीश ने इतनी मेहनत की सभी एंटी बीजेपी पार्टियों को साथ लाने में, उन्हीं नीतीश को बेंगलुरु वाली मीटिंग में ही किनारे लगा दिया गया। खबर तो यही आ रही है, और खबर है कि न वो अलायंस का नाम इंडिया रखने से खुश है, और न वो इस बात से खुश है कि उन्हें इस अलायंस का कन्वीनर क्यों नहीं बना दिया। और यही वजह है कि वो अलायंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही पटना के लिए रवाना हो गए। हेलो, ये तो सब सूत्र बताते हैं, हम तो थोड़ी कुछ बोलते हैं। गजब बेइज्जती है। अब इतने सारे लफड़ों के बीच, इतने सारे नेताओं के ईगो के बीच ये गठबंधन अगर सच में सुख और शांति से चुनाव लड़ और जीत पाया, तो ये सीमा हैदर के 4 बच्चों के साथ कराची से दुबई होते हुए वाया नेपाल से बस में बैठकर नोएडा आ जाने से भी बड़ा करिश्मा होगा।